आज हम सीधे 16वीं सदी के भारतीय संगीत की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प दौर। हमारे पास दो बहुत ही अलग नजरिए हैं। एक तो है रामामात्य का ग्रंथ स्वर मेल कलानिधि, जो लगभग 1550 का है। जी। और दूसरा है सम्राट अकबर के समय, मतलब 1556 से 1605 के बीच संगीत का जो माहौल था उसका विवरण। बिल्कुल, और ये दोनों हमें उस सदी की एक अच्छी तस्वीर देते हैं। रामामात्य का ग्रंथ स्वर मेल कलानिधि वो कर्नाटक संगीत परंपरा का एक बहुत अहम दस्तावेज माना जाता है। अच्छा। ये ग्रंथ 5 हिस्सों में है, 5 प्रकरण। पहला उपोद्घात, यानी एक तरह की भूमिका। ठीक है। फिर स्वर, वीणा, मेल और आखिर में राग प्रकरण। अच्छा, तो ये विभाजन है। स्वर प्रकरण में क्या खास बात है? स्वर प्रकरण में देखिए, संगीत को 2 हिस्सों में बांटा गया है, गांधर्व और गान। गांधर्व और गान। हाँ, शायद गांधर्व मतलब वो पुराना शास्त्रीय संगीत, और गान मतलब जो उस समय ज्यादा प्रचलित था, क्षेत्रीय संगीत। समझ गई। और इसमें 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत स्वरों का जिक्र है, मतलब कुल 14 स्वर। 14 स्वर, अच्छा। और वीणा प्रकरण, वो फिर इन स्वरों को वीणा पर कैसे लगाते हैं ये बताता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। वीणा प्रकरण यही समझाता है कि इन 14 स्वरों को वीणा के पर्दों पर, मतलब फिंगरबोर्ड पर कैसे स्थापित किया जाए। ये उस समय स्वरों को समझने का, सिखाने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। हाँ, ये तो है कि सिद्धांत और साज साथ साथ चले। अब आते हैं मेल और राग प्रकरण पर। ये तो हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों के लिए ही जरूरी लगते हैं। बेशक बेशक। मेल प्रकरण में 20 मेलों का जिक्र है। मेल को आप आज के हिंदुस्तानी संगीत के ठाठ जैसा समझ सकते हैं। अच्छा, यानी मूल स्केल या ढांचा। हाँ, जिनसे राग बनते हैं। और इसमें यह भी बताया है कि ये 20 मेल शुद्ध और विकृत स्वरों के किन कॉम्बिनेशन से बने हैं। और फिर राग प्रकरण। राग प्रकरण में इन्हीं 20 मेलों से जन्म लेने वाले 63 यानी 63 रागों का जिक्र मिलता है। 20 मेल और उनसे 63 राग। ये तो काफी व्यवस्थित लगता है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कोशिश थी संगीत को व्यवस्थित करने की। मेल या ठाट की जो ये सोच है, ये रागों को समझने और क्लासिफाई करने का एक अच्छा तरीका बनी। लेकिन इसमें एक पेच है शायद। हाँ, पेच ये है, और ये याद रखना जरूरी है कि रामामात्य ने जिन मेलों और रागों के नाम बताए हैं या उनका जो स्वरूप बताया है, वो आज के संगीत में, खासकर हिंदुस्तानी संगीत में, काफी बदल चुका है। नाम वही हो सकते हैं, पर राग का चलन, उसका स्वरूप बिल्कुल अलग हो सकता है। अच्छा, ये तो समय के साथ बदलाव वाली बात हो गई। जी, फिर भी संस्कृत में लिखे पुराने संगीत ग्रंथों को समझने के लिए स्वरमेल कलानिधि एक अहम स्रोत है। और अच्छी बात यह है कि इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। तो ये तो हुई रामामात्य के ग्रंथ की बात, जो हमें 16वीं सदी के मध्य का एक शास्त्रीय नजरिया देता है। अब इसके कुछ ही समय बाद चलते हैं अकबर के दरबार में। वो तो एक बिल्कुल अलग ही माहौल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल अलग। अकबर का दौर यानी 1556 से 1605 कला और संगीत के लिए तो सचमुच एक सुनहरा दौर था। अकबर खुद संगीत के बड़े जानकार और कदरदान थे। हाँ, सुना है। और कहते हैं कि उनके दरबार में कोई 36 के करीब बड़े संगीतकार थे, हर एक अपने फन में माहिर। 36? और इनमें सबसे ज्यादा नाम तो तानसेन और बैजू बावरा का ही आता है ना? जी हाँ, तानसेन और बैजू बावरा सबसे मशहूर हैं। वैसे रामदास और तानरंग खां जैसे और भी गुणी कलाकार थे। तानसेन तो पहले ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। अच्छा, पहले वहां थे? हाँ, अकबर ने जब उनकी शोहरत सुनी तो खास तौर पर उन्हें बुलवाया और अपने नवरत्नों में शामिल किया। दरबार के मुख्य गायक बने वो। और वो जो कहानी सुनते हैं तानसेन और बैजू बावरा की संगीत प्रतियोगिता की, क्या वो सच है या बस एक किस्सा? देखिए, ये कहानी बहुत मशहूर है। अब ये ऐतिहासिक रूप से कितनी सही है ये कहना मुश्किल है, पर ये उस दौर के माहौल को जरूर दिखाती है। किस तरह के माहौल को? मतलब जहां संगीतकारों में अपनी कला दिखाने की, एक दूसरे से बेहतर करने की होड़ थी, और शाही दरबार में सबसे अच्छे कलाकार को ही जगह मिलती थी। ये कला के ऊंचे स्तर और कंपटीशन को दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। और तानसेन का अपना योगदान, उन्होंने कुछ नए राग बनाए ऐसा भी कहते हैं। जी हाँ, माना जाता है कि तानसेन ने कई रागों की रचना की या उन्हें सुधारा, जैसे दरबारी कानड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार। ये राग आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका असर इतना ज्यादा था कि उनके शिष्यों से संगीत की 2 खास धाराएं निकली, घराने बने। एक रबाबिये, रबाबे। हाँ, जो तानसेन का लाया हुआ साज रबाब बजाते थे, और दूसरे बीनकार, जो पारंपरिक वीणा या बीन बजाते थे।
रबाबिये और बीनकार, ये दिलचस्प है। मतलब एक तरफ नया साज रबाब और दूसरी तरफ पारंपरिक वीणा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे परंपरा और नई चीजें साथ साथ चल रही थीं। बाद में रामपुर दरबार में मोहम्मद अली खां रबाबियों के और वजीर खां बीनकारों के बड़े उस्ताद माने गए। ये तानसेन की विरासत ही थी जो दो रास्तों पर आगे बढ़ी। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो 16वीं सदी की दो तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ रामामात्य के ग्रंथ में शास्त्रीय विश्लेषण, वर्गीकरण, हाँ, एक सैद्धांतिक ढांचा। और दूसरी तरफ अकबर के दरबार में वो जीवंत संगीत परंपरा, जहां तानसेन जैसे कलाकार नियमों को मान भी रहे थे और शायद नए नियम बना भी रहे थे, नई रचनाएं कर रहे थे। सही कहा। एक तरफ शास्त्र का अनुशासन, स्वरों और रागों की परिभाषा, और दूसरी तरफ शाही माहौल में पनपती हुई रचनात्मकता, जहां नई बंदिशें बन रही थीं, नए राग रूप ले रहे थे, वादन की नई शैलियां आ रही थीं। तो ये सब आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? शायद यही कि संगीत हमेशा से ऐसे ही विकसित होता आया है। वो नियमों में बंधा भी रहता है और उनसे आगे भी निकलता है। हाँ, चाहे वो ग्रंथों में लिखा जा रहा हो या दरबारों और महफिलों में गाया बजाया जा रहा हो, दोनों ही तरीके संगीत को आगे बढ़ाते हैं। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी है ना? बिल्कुल। जैसे हमने कहा कि रामामाते ने जिन रागों का वर्णन किया वो आज शायद वैसे नहीं मिलते। तो ये सवाल उठता है कि समय के साथ संगीत के स्वरूप में ये बदलाव आखिर आते कैसे हैं? कौन सी चीजें सामाजिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत पसंद इन बदलावों को ड्राइव करती होंगी? ये अपने आप में एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।